नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीटी पीआरटी वाला, जिसका आगे जनवरी में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और उसके बाद हम आपके अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो वर्णन है वो कहा जाता है बाह्य अभ्यास के आधार पर। तो उसे हम गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहेंगे हम उसे, और उसे कहा जाएगा सतही दृष्टिकोण, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि, अभिवृत्ति, गतिवाही या इन सभी में। व्यक्तिगत भेद ये किस में पाए जाते हैं? व्यक्तिगत भेद जो है ये अभिवृत्ति में होते हैं, बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति और गतिवाही योग्यता। तो इन तीनों में जो है व्यक्तिगत भेद ये पाए जाते हैं, मतलब बुद्धि, अभिवृत्ति और गतिवाही। तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा। तो डी वाला जो है इसका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। तो किसको यहाँ पर इसमें आवश्यक माना गया है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क या समस्या को। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी में है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है? समस्या। मतलब चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणी में होती है, और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत उस समय होगी जब प्राणी के सामने कोई समस्या आएगी। आप सोचने पे कब मजबूर होगे? जब आपके सामने कोई मुसीबत आएगी, आपको कुछ कहीं पर दिक्कत आएगी, तभी आप उस काम के बारे में सोचना शुरू करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था। बी ने, टर्मन, रीड या कैटल ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय, और ये जो विकसित किया गया था तो ऑप्शन सी में जो आए हैं टर्मन, इनके द्वारा। और बुद्धिआयु निकालने का जो फार्मूला वो भी दिया था इन्होंने, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 वाला। नेक्स्ट आ जाता है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा कारक अधिक प्रबल होगा? संबंधन, उपलब्धि, जिज्ञासा या आक्रामकता। तो कौन सा होगा? उपलब्धि, प्रगतिशील परिवारों में। इसके बाद है कौन सा पिछड़ेपन का एक कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। पिछड़ेपन का कारण नहीं है, कौन सा? स्वस्थ वातावरण। इसके अलावा सामान्य बुद्धि का अभाव, दोष, पिछड़ापन, ये सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण ये प्रस्तुत किया था। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण मन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, शेल्डन ने या फिर कैटल ने। तो किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये? और ये किया गया था हिप्पोक्रेट्स जो है इनके द्वारा। तो इनके द्वारा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया था अल्फ्रेड बी ने, स्पीयरमैन, थ्रस्टन या जेपी गिलफोर्ड ने। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया था, और किन के द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष जो ढंग है ये कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या कोई सा भी नहीं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष जो ढंग है ये कहलाते हैं। तो क्या कहा जाता है इन्हें? रक्षात्मक यांत्रिकता। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, कोई सा भी नहीं। तो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? और ये माना गया है डिसलेक्सिया।
जो ऑप्शन सी में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनग्रस्तता की श्रेणी में रखा जाता है। 70 से कम वाले, 70 से ऊपर के, 80 से 100 के, या कोई से भी नहीं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होगी उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये कौन से वाले हैं? तो ये जो है यहाँ पर 70 से कम इनका बुद्धि लब्धांक होता है। इनका IQ जो है बुद्धि लब्धांक वो 70 से कम होता है। और 80 से 100 वाले सामान्य की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े किसी में भी नहीं होती है। अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है तो कौन से वाले बच्चों में होती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, अर्थात जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या CCE। मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है, वो कौन से वाला है? तो जो मानक है इसको छोड़कर अन्य जो यहाँ पर आए हैं ये मूल्यांकन के प्रकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित बालकों की एक समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहस्य के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना सामाजिक रूप से वंचित की एक समस्या नहीं है। अब वो कौन से वाली है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर है, स्वतंत्र है, मध्यस्थ है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो है इनको माना गया है, और विद्यार्थी जो है इनको क्या माना गया है? एक आश्रित चर इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो RT जो है एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन, तो इनके अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने बताए गए हैं? 40, 45, 42 या 48। 2009 का जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसके अनुसार। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें बताए गए थे तो ये 45 घंटे बतलाए गए थे। इसके बाद है NCF 2005। ये किस पर बल देता था? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या इन सभी पर? NCF 2005 किस पर बल देता है? और ये देता है करके सीखने पर, मतलब जो आप स्वयं लिख कर देख लेते हैं उस पर, क्योंकि वो आपके लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का एक भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षक अनुभव, या अधिगम अनुभव। मूल्यांकन के त्रिकोण का एक भाग नहीं है, वो कौन से वाला है? तो शिक्षण अनुभव इसको छोड़कर और सारे जहाँ यहाँ पर त्रिकोण में आ जाएंगे। त्रि मतलब 3 में, शैक्षिक उद्देश्य है और ये मूल्यांकन है, और अधिगम अनुभव ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन से वाला एक सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में दिया गया है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या कोई इनमें कोई सा भी नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में एक सही नहीं है, वो कौन से वाला है? तो ये ऑप्शन ए वाला, कि उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रोस ने, एनास्टीसे ने, या किसी ने भी नहीं। तो वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और ये कहा था किन के द्वारा? रोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष में, 11, 6 या 9 वर्ष में। तर्क करना, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है कौन सी आयु में? और यह माना गया है 11 वर्ष में। नेक्स्ट आ जाता है, शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, या ये सभी है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो इन सभी को ही
माना गया है, जिसमें स्नायुमंडल भी आ जाएंगे, मांसपेशियों में वृद्धि आ जाएगी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। तो ये शैशवावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोर है या प्रौढ़ावस्था है। तो कौन सी अवस्था है बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो ये वाली जो अवस्था है इसको माना गया है उत्तर बाल्यावस्था। 4 अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। तो ये उत्तर बाल्य अवस्था को माना गया है। इसके बाद आ जाता है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत। ये कहा जाता है समानता का, अनुरूप तत्वों का, औपचारिक नियमों का या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नए कौशल को सीखने में कुछ वैसे समरूप तत्व उपस्थित रहते हैं जो पहले सीखे गए कौशल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा वंश अनुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, अभिप्रेरणा या प्रत्यागमन का वंश अनुक्रम का नियम नहीं है, वो कौन से वाला है? ये वाला, अभिप्रेरणा का। तो अभिप्रेरणा जो है इसको छोड़कर अन्य सभी वंश अनुक्रम के नियम हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया ये 3 से 4 वर्ष में, 6 से 7 साल का, 8 से 9 का या कोई सा भी नहीं। तो कौन सी अवस्था तक? और ये जो अवस्था है ये 3 से 4 साल वाली मानी गई है। तो इस तक तो बच्चा जो आपने जो दृष्टि और श्रवण जो इंद्रिय है उनको पूर्ण कर लेता है, मतलब देखने लग जाता है सही तरीके से और सुनने भी लग जाता है। इसके बाद है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन को, मनोविज्ञान को, वातावरण को या मनोदैहिक को। तो इसमें देखिए तो किसे माना गया है? और ये माना गया है पारंपरिक अनुकूलन को। इसके बाद इनमें से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, रुचि, पुरस्कार या विश्राम। अर्जित प्रेरक का है एक उदाहरण, वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी है, अर्थात रुचि। इसके बाद है अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा, भावात्मक के द्वारा, दोनों से या कोई सा भी नहीं। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है और किसके द्वारा? भावात्मक भी और जागृति, भावात्मक जो जागृति है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ये ज्ञानात्मक है, भावात्मक, क्रियात्मक या कोई सा भी नहीं। तो चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है और इसको कौन सा माना गया है? ज्ञानात्मक पहलू। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अन्य सब्जेक्ट से क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है सामंजस्य शब्द में संधि होगी। तो सामंजस्य में संधि होगी, इसमें यण है, व्यंजन है, दीर्घ है या विसर्ग है। तो कौन सी संधि होती है सामंजस्य में? और इसमें जो है ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 वाला। तो कौन सी होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये संबंध सूचक अव्यय है, भाववाचक है, विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है। रात भर जागना, तो इसको अगर हम देखें तो क्या माना गया है? इसे संबंध सूचक अव्यय है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगते हैं और अंत में लगने वाले प्रत्यय। उपसर्ग है इसमें एक उपकार, पढ़ आई, अपनापन, लाभदायक। तो इसमें आप देख ही सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो इसी में आया है उप, तो यही है, बाकी और सारे ये प्रत्यय हैं। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? अब एक शुद्ध है वो कौन से वाला है? और ये जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये जो अभीष्ट शब्द जो यहाँ पर आया है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। तो इस वाक्य का मिश्र वाक्य में जो रूपांतरण होगा कौन सा? छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए।
परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, या छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में जब हम इसे बदलेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो इसमें जो है ये वाला बन जाएगा, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। वाक्य 3 है सरल, संयुक्त और मिश्र। इसके बाद आ जाता है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया वाले यहाँ पर वाक्य है। अनुराग ने राम और केले खरीदे। रमेश और श्याम दिल्ली जाएंगे। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। विनीता कल से बीमार है। तो द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य है कौन सा है? ये वाला, सीता ने राधा को पुस्तक दी। इसके बाद आ जाता है इनमें से किस वाक्य के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? संज्ञा से बने विशेषण। आलसी, पैतृक, लिखित, पौराणिक, मानवीय, लेखनवी, पढ़ाकू, भीतरी, वैवाहिक, बनावटी, विदेशी या सभी। तो कौन सा जो है यहाँ पर शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? अब वो कौन सा वाला है? और ये जो ऑप्शन 3 में दिया गया है कौन सा? ये वाला, पौराणिक, मानवीय और लखनवी संज्ञा से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा समासिक पद सही नहीं है? सपरिवार, परिवार सहित, सावधान, अवधान सहित, बादब, अदब तक, या बखूबी, खूबी सहित। एक सही नहीं है इसमें, वो कौन सा है? यही वाला, बाअदब, अदब तक, ये वाला। बाकी और सपरिवार, परिवार सहित क्या देते हैं? स अवधान, अवधान सहित, बखूबी, खूबी सहित। नेक्स्ट आ जाता है वह उसे खाना खिलाएगा। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अन्य पुरुष, कर्म कारक बहुवचन, निश्चयवाचक कर्म कारक एक वचन, कौन सा है? उसे खाना खिलाएगा। उसे सर्वनाम है जो संज्ञक स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे। अब ये क्या है यहाँ पर? अन्य पुरुष, कर्म कारक एक वचन का, वह उसे खाना खिलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से संयुक्त वाक्य है। अभी हमने बात करी, वाक्य 3 है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य है। तो संयुक्त है, अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए थे। यदि विद्यार्थी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते हैं। संयुक्त है। अब संयुक्त कौन से वाला है? ये वाला, अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए। इसके बाद है निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? स्पर्श संघर्षी, स, च, ह या श। अब स्पर्श संघर्षी है यहाँ पर कौन से वाला? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य अवयव को स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ बाहर निकलती हो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या वो 4 होती है। और हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कौन से वाला यहाँ पर बनेगा? तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी वाला च, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ऋषि शब्द। इसका जब हम बहुवचन करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऋषियों। नेक्स्ट है राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। वाच्य का भेद बताइए। कर्म है, कर्तरी है, भाव है या ये सभी है? राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो कौन सा है? ये कर्मवाच्य है। राकेश भी है, पत्र भी है, लिखने का काम भी है, तो किसका है? कर्मवाच्य का। इसके बाद है शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। इस वाक्य में उचित निपात बताइए। को, से, ही या कर। शिक्षक ही देश को भ्रष्ट से मुक्त कर सकते हैं, तो कौन सा है इसमें सही? और यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाला है ही, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या द्विगु है? गौशाला, गौ के लिए शाला, यहाँ पर पशु रहते हैं, गौशाला। अब कौन सा बनेगा इसका? ये वाला, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब चांदनी का एक पर्यायवाची नहीं है, वो यहाँ पर कौन सा है? चंद्रातप, कौमुदी, मयंक या ज्योत्सना।
और जो ये ऑप्शन डी में आया है ये वाला मयंक। मयंक किसका है? ये चंद्रमा का है। मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। जबकि चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये चांदनी का पर्यायवाची है। तो मयंक मतलब चंद्रमा, ये चंद्रमा है और ये सारे चांदनी हैं। इसके बाद है जनार्दन, ये पर्यायवाची है। राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा का जनार्दन। तो किसका है ये? और ये माना गया है विष्णु का। तो किसका है? विष्णु का। नेक्स्ट इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रत्नगर्भा, धरित्री, अचला या तमिश्रा। रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? ये वाला। तो रसा का पर्यायवाची नहीं है तमिश्रा। जबकि रत्नगर्भा, अचला, धरित्री ये सारे रसा के पर्यायवाची हैं। तमिश्र क्योंकि ये रात जो होती है, रात्रि, रात, इसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरण्य, वन, रात्रि, स्त्री या नहर। तो अरण्य जो है जंगल को कह देते हैं, जंगल वन को। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। जबकि जो स्त्री है उसे हम अबला, कांता, रमणी ये कह देते हैं। और रात्रि को विभावरी, रैन, रजनी कह देते हैं। और मैल को प्रासाद और राजभवन कह देते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। औचक, शुक्ल, स्तूप, सहसा या कमी। आपने सुना होगा औचक निरीक्षण हुआ, मतलब कोई एकदम से जब आ जाता है तो उसे कह देते हैं सहसा, अचानक जो होता है औचक निरीक्षण। और शुक्ल का मतलब अमल, धवल, विलक्ष ये कह देते हैं। सफेद भी होता है शुक्ल। स्तूप किसको कह देते हैं? खंबे को कह देते हैं, स्तंभ कह देते हैं। कर्मिक मतलब लगातार, निरंतर को कह देते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। इंद्र का, जस, सुरपति, कानन या नलिन। इंद्र का कौन सा है? ये वाला, सुरपति। कानन को वन, जंगल, विपिन कह देते हैं। जस मछली का है, मीन, सफरी कह देते हैं। नलिन मतलब कमल, पुंडरीक, राजीव को कह देते हैं। इसके बाद दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। महीप, सुता, पसंद, भूप या दहन। महीप का तो कौन सा है इसका? ये वाला, महीप मतलब भूप। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। अस्सी, करवाल, बिहार, सौम्या है। अस्सी का मतलब क्या है यहाँ पर? और इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये लिया गया है करवाल से। अस्सी, तलवार, करवाल ये कह देते हैं इनको। क्योंकि सोम मतलब सुधा को कह देते हैं, अमृत, अमीय। बिहार हवा को कह देते हैं, हवा, मारुत, समीर। हया जो है ये घोड़े को कह देते हैं, घोड़ा से मतलब तुरंग। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। चमन का, बाघ, प्रभु, चक्षु या पाहन। तो चमन का जो पर्यायवाची है ये बाघ से लिया गया है। क्योंकि चक्षु विलोचन, दृष्टि, नेत्र कह देते हैं। पाहन ये पत्थर जो होते हैं, पाषाण पत्थर, शिला, उसको कह देते हैं। और प्रभु मतलब ईश्वर, भगवान, परमेश्वर। इसके बाद है निम्नलिखित का सही पर्यायवाची बताइए। पाषाण, वो अभी हमने बात ही की। तो पाषाण मतलब पत्थर। प्रसून ये सुमन, फूल, मंजरी उसको कह देते हैं। पीयूष मतलब सोम, अमी, सुधा उसे कह देते हैं। नेक्स्ट है इनमें से सही बताइए। पताका, झंडी, दीवा, सुधा या लाल। पताका क्या है? और ये कह देते हैं झंडी को। जैसे रथ जो है, रथ के ऊपर लगा हुआ होता है पताका, ध्वज, झंडा, वो वाला। और दीवा मतलब वार, दिन, दिवस ये कह देते हैं। लाल मतलब रक्तवन को कह देते हैं। लाल ये बेटा जो होता है, पुत्र, उसको कह देते हैं। इसके बाद इनमें से जमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना, प्यास, श्यामा या रवि, सुधा। जमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? ये वाला, पय। क्योंकि पया जो है ये जल जो होता है, पानी, उसे कह देते हैं। जलवारी तो है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द का सही जो चयन है वो आपने करना है। जैसे करुणा निधान है, त्रुटि, दयालु, कच या सैंधव। क्या कहा जाता है इनको? करुणा निधान को। करुणा निधान का मतलब है
दयालु। करुणानिधि आपने सुना भी होगा, उसमें आता है ज़्यादातर ये जो देवताओं वाले जो नाटक होते हैं उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो दयालु होता है इसका मतलब। नेक्स्ट आ जाता है मित्र का पर्यायवाची नहीं है, सखा, माँ, सहचर, साथी। तो नहीं है कौन सा, ये वाला, माँ। नेक्स्ट है पर्यायवाची बताइए यहाँ पर उपाय का। सोचना, तरीका, बाग या बगीचा। उपाय, उपाय क्या कह देते हैं, युक्ति, तरीका उसको कह देते हैं ये वाला, क्योंकि सोचना तो उसको कह देते हैं चिंतन करने को, मनन करना। बाग मतलब वाटिका, उसको कह देते हैं उद्यान को। इसके बाद है अरुण का पर्यायवाची निशानाथ है, सुधाकर है, दिवाकर है, ये शशांक है, अरुण का। और अरुण जो है ये है दिवाकर, सुधाकर, हिमकर, निशापति, हिमांशु, निशानाथ, शशांक, ये सारे हैं सुधाकर के। तो अरुण मतलब दिवाकर। इसके बाद है तरु, इसका पर्यायवाची नहीं है, वृक्ष, द्रुम, बीटप या पग। नहीं में पूछा गया है तो ये ऑप्शन डी वाला पग ये नहीं है, बल्कि इसके वृक्ष, द्रुम, बीटप, पाद, पेड़, गाछ ये कह देते हैं इनको। इसके बाद है गाय का पर्यायवाची नहीं है, गाय का एक अम्बु, गौ, कपिला या धेनु। गाय का नहीं है वो कौन सा है, और ये ऑप्शन ए वाला अम्बु ये वाला, क्योंकि धेनु, गौरी गौ, कपिला, गावी, हिंदू माता, सुरभि, दोगती, भद्रा गौ, पयस्विनी ये सारे जगह के नाम हैं। इसके बाद है कनक, एक पर्यायवाची नहीं है, सोना, कमल, दतूरा या गेहूं। तो कनक का एक नहीं है कौन सा, ये वाला कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसून का पर्यायवाची होगा सरोज, अंबुज, सुमन या मधु। प्रसून का तो सुमन, पुष्प, फूल ये कह देते हैं इनको हम, तो कौन सा होगा, ये वाला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, वर्ग अ और ब इनका मिलान है, और मिलान करने में अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, ये वाला। दो, तो जैसे पीयूष है, पीयूष का कौन सा होता है, सोम कह देते हैं। और विपिन मतलब जंगल, कानन ये कह देते हैं। और पुंडरीक मतलब तामरस इसको कह देते हैं। और मकर ध्वज जो है जो ऑप्शन एक में है, मन में है। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है रम्य। रम्य का अर्थ यहाँ पर राम, सुंदर, गुणवान या शक्तिशाली से है। रम्य का अर्थ क्या है, और रम्य जो है इसका मतलब सुंदर से होता है, सुंदर रमणी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पक्षी। पक्षी को द्विज, अंशु, शैल या हर्ष क्या कहा जाएगा पक्षी को। और पक्षी जो है इसको हम द्विज कह देते हैं, कह देते हैं चिड़िया, पखेरु, विहग, नवचर ये कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पुरुष का, कोमल, कठोर, व्यक्ति, मृदु। पुरुष का है यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा, तो एक होता है परुष, एक होता है पुरुष। तो इसका अर्थ यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान है। तो सोने का कौन से में है, सोने का जो है ऑप्शन सी में है, कंचन, कनक, हाटक, हिरण्य, सुवर्ण ये कह देते हैं इनको। राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। अब राक्षस का एक पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है, धनुष, असुर, रजनीचर या असुर राक्षस का। अब इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है सुर ये वाला, क्योंकि सुर जो है ये देवता को कह देते हैं। इसके बाद है अशोक का पर्यायवाची नहीं है या तुरंग, करी या वाजी कौन से वाला। और ये जो ऑप्शन बी में आया है करी, क्योंकि है तुरंगबाजी को हम कह देते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नील या सदन, भुवन या निकेतन। नहीं है तो कौन सा, ये वाला, क्योंकि एक होता है भवन, एक होता है भुवन। भवन मतलब मकान को ही कह देते हैं, लेकिन भुवन जो है ये संसार जो होता है उसको कह देते हैं, लोक, संसार। वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है कुल, बस में करना, बांस या जाति, वंश। तो कौन सा, ये वाला
बस में करना। कुल, जाति, घराना, संतान, संतति, अभिजात, परिवार, बांस, निशान, ये सारे के सारे क्या देते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आग। पुरंदर, वारिज, आदित्य, अग्नि, क्या का कौन सा है आग का? तो यही है अग्नि, वहनी, पावक, अनल, ये सारे क्या देते हैं? दहन, कृषाणु। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।